नमस्कार। कैसे हैं आप? 16 मई 2014 को भारत ने जो एक फैसला लिया, उसके बाद 26 मई 2014 से भारत पूरी तरह से कैसे बदलने लगा। भारत के इस फैसले के बाद कांग्रेस के साथ साथ पाकिस्तान कब्र में जाने की स्थिति में क्यों आ गया? ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस और पाकिस्तान मई 2016-14 के भारत के फैसले के बाद तबाही की गर्त में चला जाने लगा? ऐसा क्या है जो मोदी विरोध में अक्सर वही दिखाई देते हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सोनिया कांग्रेस हो। ऐसी क्या वजह है कि उसके बाद सोनिया कांग्रेस के साथ वो लोग खड़े दिखाई देते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ में भारत को तबाह कर देना चाहते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि जिस नरेंद्र मोदी को का विरोध गुजरात में किया गया 2002 के दंगे के बाद, जो एजेंडा चलाया गया मोदी विरोध का, मोदी को खलनायक बनाने का, मोदी को गुजरात में ही बर्बाद कर देने का, वो एजेंडा शुरुआत में लगा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए था। ये एजेंडाधारी उसमें सफल भी हो गए। उसके बाद था कि जब अटल जी की सरकार 2014 में चली गई तो 2007 में हर हाल में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा देने का था। लेकिन मोदी फिर से जीत करके सामने आए, और मोदी जब जीत करके सामने आए उसके बाद ये नैरेटिव चलाया जाने लगा कि गुजरात की छवि एक आतंकवादी राज्य की है, गुजरात की छवि गुजराती कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और ये पूरा देश गुजरात नहीं है। उसके बाद 2012 में जब मोदी फिर जीत करके गुजरात में आए तो फिर उसके बाद नैरेटिव पूरी तरह से बदलने लगा। मोदी को देश के लोगों ने, गुजरात के बाहर देश के लोगों ने उन्हें स्टार मारना शुरू किया और फिर मोदी का कद बढ़ता चला गया। भाजपा के अंदर ही मोदी का विरोध अब होने लगा कि क्या ये केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे। उस मोदी का विरोध भाजपा में भी एक उसी ढंग की मानसिकता के लोग करने लगे जो कांग्रेसी मानसिकता से किसी भी ढंग से सत्ता के सुख में पैसा चाहते थे। लेकिन 2014 में संघ और भाजपा ने के नेतृत्व ने यह तय किया कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे, हमारे स्टार प्रचारक होंगे। फिर मोदी ने तय किया कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह उनके चुनाव प्रभारी होंगे, और शाह को उत्तर प्रदेश का बागडोर देकर प्रधानमंत्री ने खुद देश का बागडोर अपने हाथ में लिया। फिर जो 2014 का फैसला देश का हुआ, वो पूरी दुनिया को पता है कि भारत में 1984 के बाद पहली प्रचंड बहुमत की सरकार किसी एक पार्टी की बनी। फिर मोदी देश में राज करने आए और मोदी के खिलाफ मुहिम चलाया जाने लगा। दलितों का मुद्दा, रोहित वेमुला पैदा किया गया। रोहित वेमुला के माध्यम से ये बनाया गया कि मोदी की सरकार के आने के बाद ब्राह्मणवादी चरित्र, हिंदुत्ववादी चरित्र, मनुवादी चरित्र सामने आ रहा है और पूरी तरह से मोदी को खलनायक बनाने का खेल किया जाने लगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही। फिर आदिवासियों का मुद्दा, जातियों में बांटने का खेल, इन सब खेल के बाद मोदी प्रधानमंत्री पद के रूप में लाल किले की प्राचीर से ये कहते हैं कि शौचालय बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर किसी के पास शौचालय होनी चाहिए। महिलाओं की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की कि जब शौच दिन भर रोकना पड़ता है, महिलाओं को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, तो ये पीड़ा कितनी खतरनाक होती है। तब ये देश समझ ही नहीं पाया कि एक प्रधानमंत्री शौचालय की बात लाल किले की प्राचीर से क्यों करता है। फिर प्रधानमंत्री सिर्फ वहीं नहीं रहे, उन्होंने देश को एक वायदा किया कि देश में हर घर में, हर गांव में बिजली होगी। ये कल्पना से परे था कि जब 70 साल से इस देश में लगभग 60% गांव में बिजली नहीं है, तो फिर कुछ सालों में ये कैसे हो पाएगा। बिहार में हमारे गांव में अब तक बिजली की कल्पना से भी परे था, लेकिन देश के एक एक गांव में बिजली पहुंची। मोदी विरोधी पत्रकार यह ढूंढ करके नहीं साबित कर पाए कि देश के फलाना हिस्से में बिजली नहीं है उस गांव में। फिर सोलर बिजली से लेकर तमाम चीजों से, उसके बाद देश में अनधन योजना से लेकर तमाम योजनाएं शुरू की गई ताकि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तब तक कोरोना आया और फिर सरकार की तरफ से मुफ्त में अनाज की व्यवस्था की जाने लगी। जब पूरी देश दुनिया में त्राहिमाम मच रहा था, भारत में हर गरीब के घर अन्न पहुंच रहा था। ये मोदी स्कीम थी। उसके बीच में प्रधानमंत्री और बड़ा काम ये कर चुके थे कि उन्होंने कोरोना काल से पहले अपने फर्स्ट
कार्यकाल में ही वो नोटबंदी लेकर के आए। जब वो नोटबंदी लेकर के आए तो त्राहिमाम मच गया। ये मोदी के अलावा कोई ये फैसला नहीं कर सकता था। ऐसा आत्मघाती फैसला सिर्फ मोदी कर सकते थे। ये आत्मघाती मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा एंटी नेशनल गैंग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लग गया, और जब अपने ही नोट बदलने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा तो नैरेटिव रवीश कुमार एंड गैंग ने ये चलाना शुरू किया कि आपको अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगना पड़ता है, आप अपने ही पैसे के लिए लाइन में लग रहे हैं। ये जब नैरेटिव चलना शुरू हुआ तो खेल बड़ा खतरनाक हो गया। पूरे देश में ऐसा लगा क्या गृह युद्ध की स्थिति होगी। लेकिन देश की जनता ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला अपने लिए नहीं किया है, देश के लिए किया ताकि भ्रष्ट बेईमानों के पास आंख से पैसे निकाले जा सकें। फिर नोटबंदी के बाद कई पॉलिटिकल पार्टी डंप हो गई, और उसके बाद जो ब्लैक मनी से राजनीतिक दल चलाए जाते थे उस पर नियंत्रण लग गया। इस नोटबंदी से मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस नोटबंदी के बाद पूरी तरह से जो डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की गई, उससे पहले ये प्लानिंग की गई थी कि हर किसी का अपना अकाउंट हो। नोटबंदी से पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये प्लानिंग थी। पूरे भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करने के साथ उन्होंने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, और वह सपना भी देश का पूरा हुआ। तो विरोध ये इसका भी मजाक उड़ाया जाने लगा कि मोदी की विदेश नीति कमजोर है, भारत को अर्थतंत्र को कमजोर किया गया। वो नोटबंदी ही था, वो डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था ही थी जिसके कारण पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान में से ही सबसे ज्यादा नकली नोट का प्रसार भारत में होता था। आतंकवाद के लिए भी उसी नकली नोट का इस्तेमाल किया जाता था। नोटबंदी के बाद न सिर्फ भारत में भारत द्रोहियों की रीढ़ टूटी, पाकिस्तान की भी रीढ़ टूट गई। पाकिस्तान कंगाली के कगार पे चला गया। आतंकवाद में ब्लैकलिस्टेड के कगार पे वो येलो लिस्ट में लगातार रहा। ऐसी बदहाली आजाद पाकिस्तान की कभी नहीं रही। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को भारत से पैरेलल या यूं कहें भारत से आगे समझता था, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो, हॉकी के मैदान में हो, या फिर विज्ञान के मैदान में। पाकिस्तान को लगता था कि यदि भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया एक तो हम 3 करेंगे, और वो करके दिखाता था। पाकिस्तान ने 1949 में जब कबायली हमले करके पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो भारत को लाचार किया, और नेहरू ने जाकर के संधि करी और उसके बाद कश्मीर गमाया। तो पाकिस्तान ने नैरेटिव बनाया कि हम जीत गए, और हमारे कारण नेहरू ने हमारे घुटने के बल आकर समझौता किया। यही हाल 1962 में हुआ जब चीन के साथ हम युद्ध हार गए। ये तो खुलेआम है कि हम हार गए, और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए कि कमजोर हो चुका है भारत, 1965 में हमला कर दिया। पाकिस्तान के नैरेटिव को यदि मानेंगे तो पाकिस्तान आज भी मानता है कि 65 का युद्ध उसने जीता था, क्योंकि शिमला समझौता इस लिहाज से ताशकंद में समझौता करना पड़ा था शास्त्री को। शास्त्री जी की मौत हुई। शास्त्री जी की मौत को भी एक रहस्य के रूप में देखा जाता है कि शास्त्री को किसने मारा। यह माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री वापस लौटने के बाद इंदिरा गांधी को अपनी कैबिनेट से हटाने की तैयारी में थे, और ये बात इंदिरा को पता चल गया था। भ्रम आज भी है, और जो नेहरू परिवार से टकराया उसकी बर्बादी हुई, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सुभाष के बाद की पूरी पीढ़ी हो। ऐसी तबाही हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बात शास्त्री तक ही नहीं गई, बात यहां तक की गई कि कैसे बिहार में जो एक कद्दावर नेता थे ललित नारायण मिश्र, वो रेल मंत्री रहते उनकी मौत हुई, और उस पर कोई फैसला लगभग 45 साल तक नहीं आ पाया। आया भी तो उसके कोई मायने नहीं रह गए। अब भी वो ऊपरी अदालत में पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा जो कोई भी देश के लिए काम करना चाह रहा था उसे कैसे खत्म किया जा रहा था। माना यह जाता रहा है कि पूरी तरह से भारत रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के इशारे पर चल रहा था, और केजीबी अपने इशारे पर भारत में अपनी सत्ता चलाना चाह रहा था। इसीलिए महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की मौत से लेकर के नवी नारायण जैसे वैज्ञानिकों को जेल भेजा गया, और जिसने नवी नारायण को जेल भेजा था वो श्री कुमार आईपीएस अधिकारी को कैसे प्रमोट किया, गुजरात का डीजीपी बनाया गया, और उसी श्री कुमार ने किस तरह से नरेंद्र मोदी को टॉर्चर किया, गुजरात में अमित शाह को टॉर्चर किया। ये चीजें पूरी तरह से चलाई जाती रही। बाद के दौर में उस केजीबी का प्रभाव पड़ा, क्योंकि CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने अमेरिका में उसने एक पैरेलल जो है काम करना शुरू किया। पाकिस्तान को, जो अफगानिस्तान को केजीबी मदद कर रहा था, उसके बगल में पाकिस्तान में CIA की एंट्री हुई, और उसके बाद ये दांव चलता रहा। फिर केजीबी का पक्ष भारत में धीरे धीरे कमजोर होता गया। बदले दौर में फिर हम आते हैं 2014 के बाद की भारत को।
कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही भारत सही मायने में आजाद हुआ है। बहुत हद तक इस पक्ष को बहुत लोग अब धीरे धीरे मानने लगे हैं कि ऐसा क्या है कि पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चलता था, ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तान परस्त लोगों का महिमा मंडन होता था, ऐसा क्या है कि देश विरोधी तत्वों का ही यहां पर महिमा मंडन होता था। इसको कई शो में समझाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन समझना होगा कि आखिर मोदी का विरोध कौन कर रहा है और मोदी के सामने कोई टिक क्यों नहीं पा रहा है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता से यहां तक पहुंचे और वो क्यों अब कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इतनी कोशिश की गई इन अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें हिंदी बेल्ट जो प्रभावशाली है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। मध्य प्रदेश में भी 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पस्त हो गई। तमाम नैरेटिव चलाए गए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इन राज्यों में पस्त हो गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह को बहुत गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या है कि पूरे देश में मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से ठसक के साथ खड़ा है। क्यों पूरे देश को लगता है कि मोदी में भरोसा दिखता है? इसलिए कि मोदी, हर किसी को लगता है कि कम से कम ये व्यक्ति ऐसा है जो अपने लिए कुछ नहीं करता। ये इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार कि कल्पना से परे है। इसने अपनों के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिजनों के लिए कुछ नहीं किया, इसने कार्यकर्ता उसके लिए भी कुछ नहीं किया जो इनके साथ अपना एजेंडा साधने आते हैं। इसका हर एजेंडा देश के लिए है। तब एक सामान्य कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है रमन सिंह के जगह पे। एक सामान्य आदिवासी को, क्योंकि आदिवासियों के खिलाफ नैरेटिव चलाए गए, सनातन से आदिवासियों को काटने की कोशिश की गई, पहले दलितों को काटने की कोशिश की गई, फिर उस नैरेटिव के लिए रामनाथ कोविंद देश के प्रधान राष्ट्रपति बनते हैं। फिर आदिवासियों के खिलाफ साजिश की गई तो द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया। महिलाओं में एक ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया, ऐसा भरोसा तय किया जिससे आम आदमी को यह लगने लगा कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, और फिर उसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया। मोदी से टकरा कर सही मायने में जो भी मोदी से टकराया वो नष्ट हो गया। इस बात को समझना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक। भाजपा में भी जो मोदी से टकराए वो नष्ट क्यों हो गए? मोदी कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। उनकी ताकत, सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी है। लेकिन ईमानदार तो बहुत होते हैं, मोदी की असली ताकत उनकी कर्मठता है, उनकी सजगता है, 24 घंटे का उनका समर्पण है। और इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मोदी के सामने कोई टिक क्यों नहीं पड़ पाता। दरअसल आप जो व्यक्तिगत स्वार्थ में लीन है, पूरा, चाहे वो लेफ्ट लिबरल गिरोह हो, वो पूरा खैराती गैंग हो, जो खैरात पर बनने वाले पिस्सू हैं, सबसे ज्यादा मोदी का विरोध वही क्यों करते हैं? इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ से ही आप जब जुड़ेंगे मोदी से तो फिर आप उनके साथ नहीं रह पाएंगे। ये पिछले कुछ दिनों में साबित हो गया कि रत्ती भर बेईमान उनके साथ टिक नहीं सकते। और इसीलिए कहते हैं कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। आपको संसद में मोदी का वो बयान आखिरी सत्र का याद होगा जब उन्होंने कहा था कि ठंड बढ़ रही है, इसके साथ साथ राजनीतिक गर्मी भी। दरअसल वो मैसेज देना चाहते थे कि गर्मी मत बढ़ाओ, गर्मी उतार दी जाएगी। संसद के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी, लगभग आखिरी सत्र मैं मानता हूं इसको, आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक चैलेंज लिया कि हर हाल में हमें वो बिल पास करना है, संसद में घुसपैठ के बाद भी उन्होंने उस बिल को पास करवाया, जबकि विपक्ष चाहता था कि उन्माद करके संसद नहीं चलने दिया जाए। एक लगभग 150 सांसदों को धक्के मारकर बाहर निकाल करके वो पूरा बिल पास कराया गया। मोदी सेट करते हैं और वो चीजें होती है। सदन में मोदी से जो टकराया वो नष्ट हुआ। 20 साल से उनके खिलाफ साजिश चल रही है और वे खुद कह पाते हैं। दरअसल वो इतने नैतिक हैं, इतने नैतिक हैं कि उनसे टकरा कर ही लोग नष्ट हो जाते हैं। तब ये समझना होगा कि उनके खिलाफ कितने कमजोर पक्ष चलाए जाते हैं कि वो रोज कपड़े बदलते हैं। एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसका व्यक्तिगत कोई खर्च नहीं, जिसका परिवार नहीं, अपनी सैलरी का इतने में भी खर्च नहीं कर सकता, भारत चाहता है कि वो रोज कपड़े बदलें, भारत का प्रधानमंत्री ऐसा दिखे कि दुनिया को एक बिग मैसेज जाए। ये अपने आप में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। विरोध का हथियार वो दरअसल छीन लेते हैं। यही मोदी होना है, विरोधियों से विरोध करने का हथियार वो छीन लेते हैं। तब ये समझना होगा इतने सारे नैरेटिव्स वो देते हैं प्रधानमंत्री मोदी
कि संसद से भगा दिया गया, जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट करने आते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ मजबूत क्यों नहीं हो पाते। पूरा विपक्ष एक होकर के जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाया, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनकी हैसियत क्या है। इसके बाद वो उत्तर और दक्षिण की लड़ाई में लग गए हैं कि भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया जाए। ये नैरेटिव्स भी कितने दिनों चला पाएंगे, यह भी देखिए कि पूरी तरह से यह भी नैरेटिव खत्म हो रहा है कि दक्षिण से जो डीएमके जो नैरेटिव चलाना चाह रहा है, उत्तर में वो आकर के पस्त हो जा रहा है। ये पूरा एजेंडा जब भारत द्रोह का आपका हो जाता है और मोदी जब इसे समझाने में सफल हो जाते हैं, देश की जनता को जब ये लगने लगता है कि मोदी भरोसे का नाम है, वो बेईमान नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उसका एजेंडा नेशन के लिए होता है, इसीलिए पार्टी में भी कोई मोदी से टकरा नहीं पाता। फिर इस बात को समझना होगा कि मोदी काल में क्यों कांग्रेस के साथ पाकिस्तान एक साथ नष्ट हो गया, भारत द्रोह करने वाला हर कोई क्यों बर्बाद हो रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।